क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बीओडी। तो 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर, किनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब क्या है, वो जो वाटर है उतना ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड। जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा उतनी ज्यादा बीओडी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। जनरल से तो हम मालूम ही है कि वाटर पॉल्यूशन किस कारण होता है और क्या क्या इसके इफेक्ट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन में, वो है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या है? तो आपने देखा है कि वाटर में हम देखते हैं कोई भी वाटर बॉडी जो होती है उसमें हम जो है वो कभी बार देखते हैं कि वो वाटर जो है वो पूरा ग्रीन ग्रीन हमें नजर आता है। वहां पर एल्गी की ग्रोथ हो जाती है ना, वो जो ग्रीन कलर जो है वो किस कारण आता है, तो एल्गी के कारण जो है वहां पर पूरा ग्रीन कलर आ जाता है। मतलब क्या है कि जब किसी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जब ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर जब ज्यादा होगा तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किसका फेवर करेगा, ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स, है ना। प्लैंक्टन्स की ग्रोथ को क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, अब प्लैंक्टोनिक ग्रोथ को फेवर करेगा कौन, ऑर्गेनिक मैटर वाला वाटर। और प्लैंक्टोनिक ग्रोथ अगर ज्यादा होगी वहां पर, यानी कि प्लैंक्टोनिक में मोस्टली कौन से, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ दूसरे एल्गी जो है इनकी ग्रोथ फेवर करेगा कौन, एक पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, यानी कि एक ऑर्गेनिक मैटर जिसमें है वाटर बॉडी में, वो क्या करेगा, इस ग्रोथ को फेवर करेगा। जब इनकी ग्रोथ जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो जो है वो वाटर जो है उस वाटर बॉडी में जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, फिर ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी, है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन की वहां पर कमी आने लगेगी। समझ रहे हो ना बात को। डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी कैसे आने लगेगी, यानी कि वाटर बॉडी में कौन ग्रो हो रहे हैं, प्लैंक्टन्स ग्रो हो रहे हैं। तो वो प्लैंक्टन्स जो है वो अपने डेली लाइफ के लिए क्या करेंगे, वाटर में से ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। जो वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन। और डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा कौन यूज करेगा, तो एल्गी। तो उस कारण से ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होंगे, फिशेज है, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए वह ये क्या हो जाएगी, वो डेफिशिएंट हो जाएगी। डेफिशिएंट हो जाएगी जिनके लिए दूसरे जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए क्या हो जाएगी, ये इसकी कमी हो जाएगी, तो जिससे कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, हमने कल भी एक एग्जांपल देखा था एलियन स्पीशीज इन्वेजिव में, आइकॉर्निया क्रेसिस। ठीक है, वाटर हाइसिंथ, इसको हमने और क्या कहा है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जो पौधा है इसको हमने यहाँ पर कितने लाया था, इसके अच्छे फ्लावर कलर के कारण, लेकिन इसकी ग्रोथ भी क्या है, बहुत तेजी से हुई है वाटर बॉडी में, जिससे इसकी वजह से भी क्या है, कई सारी स्पीशीज है वो क्या हुई है, एक्सटिंक्ट भी हुई है। तो वाटर पॉल्यूशन जो होगा वो वाटर पॉल्यूशन क्या करेगा, तो एक्वेटिक स्पीशीज की डेथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। समझ गए ना आप कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो प्लैंक्टोनिक ग्रोथ ज्यादा होगी, प्लैंक्टोनिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि वही प्लांट है तो प्लांट तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो फिर डेफिशिएंट कैसे हो रहा है, तो डेफिशिएंट इसलिए हो रहा है
कि प्लांट जो है वो तो ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन जो है वो प्लांट की जो कि उसकी डेथ के बाद उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो ऑक्सीजन फिर क्या हो जाती है, वहां पर कम रह जाती है, कम हो जाती है ना। इसको वापस डिकम्पोज करने के लिए भी तो क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए। इस हिसाब से वहां पर क्या हो जाएगी, इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये था आपके पास सेकंड पॉइंट एल्गेन। नेक्स्ट है अपने पास, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का एक क्वेश्चन है। एक तो अपन ने कल क्वेश्चन पढ़ा है वाटर पॉल्यूशन में यूट्रोफिकेशन, और आज एक क्वेश्चन ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या हम कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में से। यूट्रोफिकेशन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, मोर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, हार्मफुल जो मेटल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज किए जाते हैं, या फिर जो हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स जो है जो वाटर बॉडी में जो रिलीज किए जाते हैं, वो जो है हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जिनका ना तो डिकम्पोजिशन होता है और ना ही वो एक्सक्रीट किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ना तो जो पॉल्यूटेंट्स जो है वो डिकम्पोज किए जाते हैं, और ना ही वो पॉल्यूटेंट्स जो है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं बॉडी से। तो वो जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, हार्मफुल मेटल्स जो होते हैं, वो क्या, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल क्या होती जाती है। तो जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा, वो जो हायर ट्रॉपिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, उनको फिर क्या होगा, ज्यादा हार्म होगा, यानी कि उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या मैंने क्या कहा है बायोमैग्निफिकेशन में, कि हार्मफुल मेटल्स जो है वो क्या है, वाटर बॉडी को किसमें एंटर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं, और उनका ना तो डिकम्पोजिशन होता है और ना ही एक्सक्रीशन। जैसे सिंपल सी बात यहाँ पर देखी मैंने, डीडीटी, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी क्या है, तो ऐसा कंपाउंड है कि ये जो है वो जो है वो वाटर बॉडी से, जैसे वहां से जू प्लैंक्टन में एंटर किया, वाटर बॉडी में डीडीटी है, और ये जो है वो जू प्लैंक्टन में एंटर करता है। तो ये जो डीडीटी है वो जू प्लैंक्टन के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा, ना ही जू प्लैंक्टन में डिकम्पोज होगा ये, और ना ही जू प्लैंक्टन इसको एक्सक्रीट करेगा। जब जू प्लैंक्टन को खाएंगे स्मॉल फिशेज, तो ये डीडीटी किसमें चला जाएगा, स्मॉल फिशेज में ट्रांसफर हो जाएगा। स्मॉल फिशेज से फिर किसमें ट्रांसफर होगा, लार्ज फिश में। मतलब ये जो है वो फैट टिश्यूज के साथ में, फैट टिश्यूज में डिपॉजिट होता जाएगा, है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। लार्ज फिश को जो है, जैसे कुछ बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, वो बर्ड्स क्या करते हैं, तो फिशेस को भी खाते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स जो है वो फिशेस को खाने वाले बर्ड्स जो है, या फिशेस को खाएंगे, तो ये डीडीटी किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, उस बर्ड्स, उन बर्ड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बर्ड्स में जो है वो डीडीटी ट्रांसफर हो जाएगा, तो इनमें कंसंट्रेशन जू प्लैंक्टन की तुलना में क्या होगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। और डीडीटी की हाईएस्ट कंसंट्रेशन बर्ड्स में होगी। तो जो बर्ड्स के जो एग्स होंगे, रिप्रोडक्शन में जो एग रिलीज किए जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये जो एग की जो शेल जो होती है वो क्या रहेगी, वीक रहेगी, किसके कारण, डीडीटी के कारण। तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हार्मफुल मेटल्स जो है या हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और उनका ना तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन भी नहीं होता है और एक्सक्रीशन भी नहीं होता है, नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड। ठीक है, तो एक तो हमारे पास एग्जांपल हो गया डीडीटी का।
आपको पता है डीडीटी और तो है वो कैसे, तो मॉस्किटो स्प्रे भी, मॉस्किटोज को मारने के लिए भी डीडीटी का स्प्रे किया जाता है, ठीक है, तो उससे भी क्या है वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसी में, मरकरी भी बहुत हार्मफुल मेटल है जो भी काम से रिलीज होता है, तो इंडस्ट्रीज जो है उनसे रिलीज होता है, और ये भी जो है वो क्या है बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी कि ये भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, डिकम्पोज नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये भी डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं मिनी माटा डिजीज, ठीक है। मरकरी के बारे में नहीं किया हुआ है ज्यादा, लेकिन ध्यान रखना है कि मरकरी और डीडीटी जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, तो इंडस्ट्रीज से जो है वाटर जो है वो वाटर में रिलीज किया जाता है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर वगैरह जो होता है वो वाटर बॉडी में रिलीज किया जाता है, तो अब वहां से जो वाटर रिलीज होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जो वाटर बॉडी में जब एंटर करेगा तो एंटायर वाटर बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बॉडी वो क्या कहलाता है, थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है ना। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी क्या कहलाएगा, थर्मल पॉल्यूशन कहलाएगा। अब सारे एनिमल्स जो है वो हायर टेम्परेचर के लिए या कम टेम्परेचर के लिए भी क्या नहीं होते, सुटेबल नहीं होते, ठीक है। तो जो हायर टेम्परेचर में सुटेबल नहीं होंगे उनकी फिर वहां पर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है थर्मल पॉल्यूशन और क्या है इसका इम्पैक्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल मेथड्स ऑफ या कंट्रोल मेथड्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो जनरल मेथड्स तो आपको मालूम ही है कि कैसे वाटर पॉल्यूशन रोका जा सकता है। इसके अलावा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, या जो सीवेज जो है डोमेस्टिक सीवेज इसको जो है वो कैसे रोका जा सकता है, या क्या ऑप्शन हो सकता है डोमेस्टिक सीवेज के लिए। तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन या इकोसैन जिसको बोलते हैं, क्या है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, तो जो सीवेज जो डोमेस्टिक सीवेज जो होता है इसको जो है वो क्या कर दिया जाता है कि कुछ पिट्स बनाकर उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, इनको जो है वो कुछ गड्ढे बनाकर जो है वो उसमें क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है, और उसको 8 से 9 मंथ तक जब वो फुल भर जाता है तो फिर उसको 8-9 मंथ तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। 8-9 मंथ तक जब उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो क्या हो गया, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर भी तैयार हो गया, जिससे हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड रहना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम केमिकल फर्टिलाइजर में डिपेंड कम रहना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा मेथड है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, और जो है वो मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसका यूज भी क्या होता है, कम। तो यानी कि जो एक्सक्रीटा वगैरह जो होता है वो फिर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो एक टाइप से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो है वो क्या कहलाता है, इकोसेन या इकोलॉजिकल सैनिटेशन कहलाता है। ये जो मेथड है ये हमारे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में चालू हुआ है, जैसे कि कर्नाटका है, गुजरात, तमिलनाडु, इसके अलावा श्रीलंका में ये जो है वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन या इकोसैन। नेक्स्ट सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होगा, तो एयर के अंदर जो अनडिजायरेबल चेंजेस है
वो क्या कहलाएगा, एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि एयर की फिजिकल केमिकल जो कंडीशंस है उसमें जो अनडिजायरेबल चेंजेस है तो वो क्या कहलाएगा, एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। एयर पॉल्यूशन किनसे होगा, जिन से होगा वो क्या कहलाएंगे, पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। और पॉल्यूटेंट्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है हमारे पास पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और दूसरे है हमारे पास गैसियस पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के होंगे, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और दूसरा है गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कॉज करने की। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कौन से होंगे, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, ये तो क्या है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। और गैसियस पॉल्यूटेंट्स कौन से होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, H2S, ये जो है वो क्या है गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूशन जिनसे होता है उनको क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। और पॉल्यूटेंट्स में दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कौन से होंगे, तो जैसे स्मोक, डस्ट, एरोसोल्स, फॉग, ये जो है वो क्या है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। और गैसेस पॉल्यूटेंट जो हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी कुछ गैसेस, तो ये क्या है गैसेस पॉल्यूटेंट्स। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जिनकी साइज 1 माइक्रोमीटर से भी कम है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जिनकी साइज 1 माइक्रोमीटर से भी कम है, वो तो एयर में क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। रिमेन सस्पेंडेड इन एयर कौन से, 0.1 माइक्रोमीटर से भी जिनकी कम साइज है वो। और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स है, और जितने भी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जिनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, ये सारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब सिंपल सा कहा जाए एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स, है ना। तो ह्यूमन बीइंग में एयर पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो सिंपल से क्या है, ये ब्रीथिंग को क्या करेगा, ब्रीथिंग जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, है ना। यानी कि हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो जो भी पार्टिकल्स जिनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है वो सारे के सारे क्या है, हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग। अब बात करते हैं गैसेस पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, गैसेस पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO2 आपको पता ही है कि ये क्या है, हार्मफुल गैस है जिसको हमारी बॉडी से हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अब ये जो है CO2 और CO कहां से रिलीज हो रही है, तो आपको मालूम है मेनली तो ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्री से जो है वो रिलीज होती है, यानी कि व्हीकल्स से। और जो है वो जितनी भी गैसेज है वो कहां से रिलीज होगी, तो इंडस्ट्रियल और व्हीकल्स से रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 क्या है, दोनों ही हार्मफुल गैसेज है। ये जो दोनों गैसेज जो है इनकी जो हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से भी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ये ज्यादा सॉल्युबल गैसेज है और इनकी जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने में, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में इनकी जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 20 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने। आपको मालूम ही है कि जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर किसके साथ में जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है और फिर जो है वो सेल की सरफेस तक जाता है। वहां पर फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग होते हैं, ऑक्सीजन सेल को सप्लाई किया जाता है। उसी तरह से हीमोग्लोबिन के साथ फिर कौन जुड़ता है, वहां से सेल की सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, वो लंग्स की सरफेस तक लाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगी, ये क्या किसके साथ कंपटीशन करेंगे, तो हीमोग्लोबिन के साथ कंपटीशन करेंगे बाइंडिंग के लिए। और ये इनकी एफिनिटी क्या है,
ज्यादा है जुड़ने की, तो ये जो है वो जल्दी वहां से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएंगे। और जब ये हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा, ऑक्सीजन जल्दी नहीं जुड़ पाएगा तो बॉडी में क्या होने लगेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगेगी। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको मालूम ही है कई सारी डिजीज हो सकती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है, नर्वस सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। आपको ध्यान में रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल है और ये हीमोग्लोबिन से ज्यादा आसानी से जुड़ जाता है, इसकी 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये किसके लिए, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं NO NO2 ये किसको अफेक्ट करते हैं, तो आई लंग्स इनको जो है वो कौन अफेक्ट करता है, ई गैसेस। H2S जो है ये भी किसको अफेक्ट करता है, तो आई थ्रोट प्रॉब्लम, है ना, ये और SO2 ये जो है वो क्या करते हैं अल्टीमेट ह्यूमन बॉडी के लिए हम देखा जाए तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन गैसेस के द्वारा जो है वो अफेक्टेड रहता है। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसके अलावा आपने सुना है एसिड रेन के बारे में, ठीक है ना, एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है, तो आपको मालूम है कि जब एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है इनकी जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में तो फिर क्या होता है, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एनवायरनमेंट में तो फिर वो जो है वहां पर जो रेन ड्रॉपलेट जो होगी उसमें उसके साथ साथ जो है वो जो है वो कैसी रेन होगी, एसिड रेन होगी। एसिड रेन क्या, जिसमें किसके कंपोनेंट्स हो, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना, उसके कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है। और एसिड रेन के कारण ही जो है वो ताजमहल जो है वो कैसा हो गया है, व्हाइट से थोड़ा येलो हो गया है, ठीक है, कारण क्या उसका, तो एसिड रेन। समझ गए इतनी सी बात। तो ये हमारे पास था दो टाइप्स, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड गैसेस पॉल्यूटेंट। इसके अलावा हमारे ऊपर ही नहीं सारे दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी क्या है, हार्मफुल है गैसेस, और प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि प्लांट्स की जो है जो ग्रोथ जो है वो क्या करता है, कम करता है। तो ये जो गैसेस पॉल्यूटेंट होंगे वो लंग्स, लीवर, आई सभी को ये अफेक्ट करते हैं। मेजर तो प्रॉब्लम किसको करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले तो हमारे पास दो टाइप्स हो गए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और गैसेस पॉल्यूटेंट्स। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कंट्रोल करने का हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP, ये जो है वो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और क्या करता है, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करता है। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या करता है ये, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। और लगभग कितने % पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकता है, तो 99% और उससे भी ज्यादा जो है वो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स रिमूव किया जाता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स होंगे, मतलब जो इंडस्ट्री से जो स्मोक वगैरह जो निकलता है, जो एग्जॉस्ट जो होगा, ठीक है, एग्जॉस्ट यानी जो वहां
जहाँ से स्मोक वगैरह जो रिलीज होता है, तो एग्जॉस्ट जो होगा तो वहां पर जो है वो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट जाते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में क्या होता है, तो जैसे उसमें एक तो वायर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं, और इसमें कलेक्टिंग प्लेट्स होती है, इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं और कलेक्टिंग प्लेट्स होती है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। अब इसमें जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होगा तो वो जो वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहां उनसे क्या रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं। हायर क्वांटिटी में उन वायर्स से क्या होता है, करंट फ्लो होगा, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे रिलीज किए जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है तो मालूम ही है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे जाकर जुड़ते हैं, तो डस्ट एंड गैसेस से जाकर जुड़ते हैं, ठीक है। हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो मोस्टली किससे जुड़ेंगे, डस्ट पार्टिकल से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से जुड़ जाते हैं। और डस्ट पार्टिकल से जब ये जुड़ जाएंगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, चार्ज डस्ट पार्टिकल बन जाएंगे, चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। और ये जो चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं ये किन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, तो इन कलेक्टिंग प्लेट्स के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, जिसके द्वारा फिर वो सेटल हो जाएगी धीरे धीरे वहां पर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को एयर में जाने से पहले जो है वो उनको वहां पर सेपरेट किया जा सकता है, इनका यूज करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज करके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डिवाइस है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है 99% से भी ज्यादा। क्या चीजें होती है इसमें, तो इलेक्ट्रोड वायर्स होंगे, कलेक्टिंग प्लेट्स होगी जिसमें हाई क्वांटिटी में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, डस्ट पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, चार्ज डस्ट पार्टिकल बनेंगे, चार्ज डस्ट पार्टिकल कलेक्टिंग प्लेट्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे। उस तरह से वहां पर जो है वो एयर को क्या किया जाएगा, प्योर किया जाएगा, या उसको जो है वो लेस पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया किसका, कंट्रोल मेथड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। आने लायक क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन में अभी तक जो हमने पढ़ा, तो आपको ध्यान रखना है गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट है स्क्रबर्स। स्क्रबर्स क्या होते हैं, तो ये जनरली सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करने के लिए जो है वो एक मैकेनिज्म है कि स्क्रबर्स जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो सल्फर डाइऑक्साइड को एयर से रिमूव करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट जो होगा वहां से जो है वो क्या किया जाएगा, एग्जॉस्ट से जो है वो जो है किसमें डाला जाएगा, तो स्प्रेयर्स में डाला जाएगा, है ना। जो पॉल्यूटेड जो एयर जो है वो किसमें पास कराई जाएगी, स्प्रेयर्स में, स्क्रबर में, जिसमें क्या होगा, तो वहां पर जो है वाटर और लाइम होंगे, वाटर और लाइम का क्या होगा, वहां पर वाटर और लाइम प्रेजेंट होंगे उन स्प्रेयर्स में। वो जो है वाटर लाइम के स्प्रे होंगे, वो जो है जो एग्जॉस्ट जो हार्मफुल जो गैसेज जो आई है जो इंडस्ट्रीज से, वो इसमें क्या करता है, एंटर करता है, और फिर जो है वो जो गैसेज में जो गैसेज जो होगी कुछ गैसेज जो है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगी, और कुछ गैसेज जो है वो लाइम के साथ,
ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि SO2 जो है वो लाइम के साथ में CO2H2O जो है उसके साथ में रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव किया जा सकता है, स्क्रबर्स के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, तो वाटर और लाइम डिस्पेयर्स यूज किए जाते हैं। तीसरा है हमारे पास कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, तो जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जो व्हीकल्स जो होते हैं, इनसे क्या होता है, स्मोक रिलीज होता है और व्हीकल्स से जो है वो एयर जो रिलीज होती है वो क्या है, पॉल्यूटेड एयर है। तो उसको जो है वो लेस पॉल्यूटेड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज करते हैं। लेस पॉल्यूटेड एयर के लिए जो है वो किसका यूज करेंगे, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का यूज किया जाता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का मतलब क्या है, तो इसमें कैटलिस्ट यूज में आता है प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ये जो कैटलिस्ट है ये यूज में आते हैं, बहुत महंगे कैटलिस्ट है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट यूज में आते हैं जो क्या करते हैं, मोर पॉल्यूटेड एयर को लेस पॉल्यूटेड एयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, तो ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में। इंपॉर्टेंट है कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, जिसमें क्या यूज होते हैं, तो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट यूज में आते हैं। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि वो व्हीकल्स जिनमें लेड वाला पेट्रोल यूज होता है उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज नहीं किए जाएंगे। वो व्हीकल्स जिनमें लेड वाला पेट्रोल यूज किया जाता है उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि लेड जो होता है ना, लेड जो है वो क्या करता है, इनको इनएक्टिव कर देता है। इसलिए अनलेडेड पेट्रोल पे चलने वाले जो ऑटोमोबाइल्स होंगे या पेट्रोल और डीजल, अनलेडेड जो पेट्रोल डीजल पे चलने वाले जो ऑटोमोबाइल्स होंगे उनके लिए यूज में आएंगे कौन, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में क्या होता है, तो जो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स होंगे, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ये आपस में रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या होता है, तो जो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स होते हैं ये रिएक्ट करके क्या रिलीज करेंगे, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो आधे जले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करता है, मोर पॉल्यूटेड एयर को लेस पॉल्यूटेड एयर में कन्वर्ट करता है। आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट यूज में लिए जाते हैं वो तीन, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। नाइट्रोजन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोकार्बन किस CO2 एंड H2O। क्लियर है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज किए जाते हैं, व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। तो ये तीन मेथड हो गए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कुछ ऐसे सिटीज है इंडिया में, ठीक है, जहां पर क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा है। कुछ सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, कोलकाता है। इन सिटीज में क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा है। तो इन सिटीज में कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए,
जिसके द्वारा जो है वो लेस पॉल्यूटेड एयर जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहे। तो एक तो पहली चीज तो ये कि इन सिटीज में पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल को किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो सीएनजी के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोल डीजल की जगह वो किस पे चल रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर। सीएनजी जो है वो ज्यादा बेटर है इसकी तुलना में, पेट्रोल और डीजल की तुलना में। पहली चीज, क्या फायदे हैं सीएनजी के, तो एक तो ये बर्न एफिशिएंटली है ना, बहुत जो है वो कंप्लीट इसका कंप्लीट जो है वो क्या होता है, इसका कंबशन होता है सीएनजी का, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन होता है एक तो सीएनजी का, पहला फायदा तो ये, जबकि जो दूसरे जो पेट्रोल डीजल है उनका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि ये सस्ता भी है पेट्रोल और डीजल से। तीसरी चीज ये जो सबसे ज्यादा कॉमन है, अच्छी है जो हमारे लिए, ये चोरी नहीं की जा सकती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोल डीजल जो है वो कहीं से भी कोई भी खत्म हो जाए तो उठा के ले जाता है, लेकिन ये सीएनजी के 3 फायदे हैं। एक तो ये कंप्लीट बर्न होता है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होता है इसका, सस्ती भी है, और जो है वो इसको चोरी भी नहीं की जा सकती। अब सारे व्हीकल सीएनजी पर क्यों नहीं चलाए जाते, तो कारण ये है कि इतनी सारी पाइपलाइंस को जो है वो पाइपलाइंस लगाना, इसके अलावा वहां पर कोई लीकेज ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना। तो ये इन प्रॉब्लम्स के कारण अभी जो है वो सीएनजी पर सभी व्हीकल्स नहीं चला सकते, ठीक है। धीरे धीरे फाइनली जो है वो थोड़े समय बाद ऐसा भी किया जाएगा कि उनको जो है वो व्हीकल्स को किसके यूज किया जाएगा, सीएनजी पर ही यूज कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बाद अगला क्वेश्चन यही है कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल से ज्यादा अच्छा क्यों है। ये 3 रीजन आपको लिखने हैं, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन आपने सुना ही होगा, और जो है 1990 में तो दिल्ली जो है वो 4th रैंक पर था इसमें पॉल्यूटेड सिटीज में। और एक बार वहां पर दिल्ली में लगभग 2016 में एक रूल भी आया था, दिल्ली में ऑड इवन पर चलेगी कार्स, है ना। ऑड इवन मतलब एक दिन ऑड नंबर वाली कार्स चलेगी, इवन नंबर वाले। और कई सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, वहां पर ऐसा ही होता है, ऑड इवन वाला ही सिस्टम है, कि एक दिन ऑड नंबर वाले और एक दिन इवन नंबर वाले कार्ड्स करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है किसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, ठीक है। तो 4th रैंक पे था कौन, दिल्ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो जो भी व्हीकल्स जो है जिनमें पुराने इंजन है उनको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। ओल्ड इंजन को किससे रिप्लेस किया गया, नए इंजन डाले गए। दूसरी चीज, पेट्रोल और डीजल में सल्फर की जो क्वांटिटी है ये क्या की गई, कम की गई। सल्फर लगभग 50 पार्ट्स पर मिलियन कम किया गया डीजल में, और 150 पार्ट्स पर मिलियन कम किया गया किसमें, पेट्रोल में, ठीक है। सल्फर की क्वांटिटी कम की गई। इसके अलावा ओल्ड व्हीकल्स को रिप्लेस किया गया। इसके अलावा पेट्रोल में क्या है, लेड यूज नहीं किया जाएगा, अनलीडेड पेट्रोल, ये सारी चीजें हैं जो क्या, और यूज क्या हो जाएगा, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो ये सारे क्या है, पॉसिबल वेज है जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है किसी बात, तो यहाँ तक आते हैं हमारे पास एयर पॉल्यूशन क्यों हो गया, डेफिनेशन, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, उसके बाद में हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, उसके बाद में कंट्रोल मेथड्स। और ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये दोनों ही क्वेश्चन है, सीएनजी वाला और दूसरा ये कि हम ऑटोमोबाइल्स को जो है वो इंजन को रिप्लेस करके एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। टोटल 15 सिटीज ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा है। अपनी बुक्स में दिए हुए हैं, एक बार आप देख लेना उधर से।
जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। कल मैंने बताया था कि इसको कंट्रोल करने का एक्ट कब पास हुआ, 1987 में। 1987 में। और एयर पॉल्यूशन वाला एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, 1981 से। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, तो जब 150 डेसिबल से ज्यादा जब जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। या फिर हम सिंपल वे में क्या कहते हैं, अनवांटेड साउंड क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन से भी क्या होता है, तो नॉइज पॉल्यूशन से क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन से एक तो क्या होगा कि जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, मेंटल जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाती है। इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता है तो वहां पर जो है वो क्या होती है, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है। ठीक है, किसके कारण, नॉइज पॉल्यूशन के कारण। तो अनवांटेड जो साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, तो जैसे हम बात करते हैं जेट प्लेन से, रॉकेट से, डीजे जो है, ये जो है वो सब किसके लिए, किसका सोर्स है, नॉइज पॉल्यूशन का। हार्मफुल इफेक्ट्स तो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं परमानेंटली। 150 ज्यादा डेसिमल से साउंड ज्यादा होगा तो ईयर ड्रम जो है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। स्कूल कॉलेज के पास में भी क्या है, ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स नहीं होने चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तो ये क्या है, नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, तो हाउसेस से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से, है ना, जो है वो सॉलिड जो वेस्ट जो मैटर जो होता है जो रिलीज किया जाता है वो क्या है, सॉलिड वेस्ट है। कहाँ से भी मिलता है, तो हॉस्पिटल से मिल सकता है, हाउस घरों से मिल सकता है ना, शॉप से है। तो सॉलिड वेस्ट के सोर्स हो गए। अब सॉलिड वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो इसमें एक तो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल्स, इसमें कौन कौन से किस किस टाइप के मटेरियल हो सकते हैं, तो एक तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो सकता है सॉलिड वेस्ट में। दूसरा क्या हो सकता है, तो रिसाइक्लेबल मटेरियल हो सकता है। और तीसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो सकता है ना। तीन टाइप के वेस्ट हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज किए जा सकते हैं जिनको कुछ समय बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। रिसाइक्लेबल वेस्ट जिनको फिर से रीयूज किया जा सकता है, जिनसे कुछ वापस से उनको नया बनाया जा सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, तो वो वेस्ट क्या कहलाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो कोई भी जो वेस्ट होता है हम जो है वो किसी एक जगह पर डालने से पहले जो है वो क्या करते हैं, उसको हम पहले इन कैटेगरीज में सेलेक्ट करते हैं कि वो किस टाइप का वेस्ट है और उसके बाद उसको कहाँ पर डालना है। ठीक है, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, हम एक गड्ढा खोदकर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वहां पर डाल दें, तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगा तो वो वहां पर क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह वर्क करेगा कौन सा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, थोड़े समय बाद वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अगर रिसाइक्लेबल है तो कबाड़ी वाले जो आते हैं उनको जो है वो हम क्या करते हैं, सप्लाई करके उसको रिसाइकलिंग करवा सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको कुछ ऐसी जगहों पर डाला जाता है जहां से ह्यूमन बींग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है,
तो ये जो सॉलिड वेस्ट है, तो सॉलिड वेस्ट है, इसको जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर इसका क्या ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन क्या है इसको डालने के लिए। तो एक पहला मेथड है सैनिटरी लैंडफिल्स, कि कोई भी सॉलिड वेस्ट है तो उसको आप जो है वो गड्ढा खोद के डाल दो। लेकिन सॉलिड वेस्ट भी तो इतना बनता है कि हम गड्ढा कितना खोदे ना, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वहां पर जो है वो सॉलिड वेस्ट ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो वो जो है वो ये लैंडफिल जो है वो क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी जो है वो गड्ढे बढ़ जाएंगे, और उनके उसके बाद क्या होगा, जो डिकम्पोज इसमें जो हार्मफुल मेटेरियल्स जो भी होंगे, केमिकल्स वगैरह, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और अल्टीमेटली वो किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वाटर बॉडीज वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर के साथ, है ना। तो वो जो है वो क्या करता है, तो सॉइल पोल्यूशन की भी रेस्पॉन्सिबल है, वाटर पोल्यूशन की भी रेस्पॉन्सिबल है। तो लैंडफिल एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। बेटर ऑप्शन क्या था कि वो हम कैटेगरी सिलेक्ट करके फिर उसको डालते हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट में आते हैं ई वेस्टेज। ई वेस्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, तो जैसे कुछ कभी बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, इरिपेयरेबल हो जाते हैं, फिर उनको हम रिपेयर नहीं करवा सकते हैं, तो वो क्या है, वो क्या कहलाता है, ई वेस्ट कहलाता है। देखिए इस ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, तो इसको भी लैंड में जो है वो क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसके अलावा ये जो ई वेस्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनमें भेजा जाता है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पर क्या किया जाता है, तो इनमें से जो कॉपर वगैरह जो भी है, जो मेटेरियल काम में आ सकता है, वो मशीन से द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और बाकी जो है वो लैंडफिल कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया मैनेजमेंट के लिए, किसके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा आपने प्लास्टिक नाम सुना ही है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो जो रोड बनाने के लिए जो डामर जो यूज होता है जिसको बिटुमन बोलते हैं, इसमें जो है वो क्या कर दिया जाता है, प्लास्टिक इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें प्लास्टिक डाल के जो है फिर जो है वो रोड बनाया जाए, तो उनकी जो है वो रोड लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जनरली क्या होता है कि रेन बारिश होने के बाद जो है वो रोड जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें प्लास्टिक इंक्लूड कर लिया जाए तो वो जो है वो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी ये अच्छा मेथड है। पर्सन का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बेंगलोर में स्टार्ट किया था उसने। अब एनसीईआरटी में देखना है, इसका नाम दिया हुआ है, जो उसने पॉलिश प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए रैक पिकर्स को 1 रुपए के बदले 6 रुपीज उसने दिए, और उसने जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को यूज किया बेटर वे में। अब्दुल खान या अहमद खान, सॉरी, हाँ अहमद खान जो है, अहमद खान, उन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट इस तरह से उन्होंने किया था, है ना, अहमद खान। इसके अलावा एक नाम और है, रमेश चंद्र डागर, एक हरियाणा का जो फार्मर है, इसने क्या किया, जो पेस्टिसाइड वगैरह जो है इनको यूज करने की तुलना में कौन से मेथड को यूज किया, तो ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज किया एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को यूज करने की बजाय ऑर्गेनिक जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज किया। इसके अलावा प्रीडेटर मेथड, बायो कंट्रोल जो मेथड है, यानी कि जो इंसेक्ट हमारे फील्ड में डिजीज कर रहे हैं उनको खाने वाले इंसेक्ट को हम हमारे फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो फिर जो है वो क्या करेंगे, जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये क्या है, ये भी एक मेथड है पॉल्यूशन कंट्रोल का। क्लियर है ना सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो।
किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो आप जानते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो जैसे आपने पढ़ा है कि एक कांच का जो है वो घर बना दिया जाता है जिसमें प्लांट को रखा हमने, वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो वो सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या रहेगा, वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर उस ग्लास हाउस में। वही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना। तो कैसे मतलब जो कोल्ड क्लाइमेट वगैरह जो होता है तो उसमें एक बार क्या करते हैं, तो प्लांट को ग्लास हाउस में रख दिए जाते हैं, सनलाइट को उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर जो है वो क्या करती है ना, वो वापस जो है वो रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है वो, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब हम तो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ के लिए क्या है, कैसे समझना है ग्रीन हाउस इफेक्ट को? तो अर्थ जो है, सन रेज जो आती है, जो सन रेज जो आती है इसमें से 1/4 सन रेज जो है वो क्लाउड्स और गैसेज के द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, और कुछ इनके द्वारा रिफ्लेक्ट कर ली जाती है। अब पीछे जो बची जो है ना, आधे से ज्यादा 50% या 50% से ज्यादा जो रेज है वो किस पर टकराती है, अर्थ सरफेस पर टकराएगी, है ना। सनरेज जो है वो 1/4 तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, तो क्लाउड्स और गैसेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। इसके बाद 1/2 जो सनलाइट सनरेज जो है वो कहां पर अर्थ सरफेस से टकराती है, फिर यहाँ अर्थ सरफेस पर टकराएगी तो क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि सारी की सारी अर्थ रेज जो है वो एब्जॉर्ब, सनरेज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट भी की जाती है, ठीक है, अर्थ के द्वारा। लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी क्या हो रही है, वापस एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के द्वारा, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। ये गैसेस प्रेजेंट है, ये गैसेस तो हमारी वजह से प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और ये गैसेस फिर क्या कर रही है, तो हमारी जो रेज जो है वो अर्थ रेज जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वापस वो वही से क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है, तो इस तरह से वापस क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस क्या हो रहा है, हीट हो रहा है ना। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो सनरेज आ रही है वो क्या की जा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और वो क्या हो रही है, अर्थ सरफेस के द्वारा ट्रैप की जा रही है, जिससे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज मेनली कौन कौन सी होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है, सीक्वेंस यही है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी से कम की तरफ, CO2 सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, हाँ, फिर उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है तीसरी बात, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, क्वेश्चन है एग्जाम में, कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है ये, ग्रीन हाउस गैसेज बता, और थ्योरी में तो आप लिख ही लोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ लेना कि गैसेज जो सन रेज जो आ रही है वो क्या कर ली जा रही है, एब्जॉर्ब कर ली जा रही है ना अर्थ सरफेस के पास, ये वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि होनी क्या चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, किसका, अर्थ का, अर्थ का जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर जो है
अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी या जो है वो थोड़ा सा अगर हम गैसेज जो टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली गैसेज नहीं प्रेजेंट हो तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होता है -18 डिग्री। लेकिन गैसेज प्रेजेंट है, इस कारण से अभी एवरेज टेम्परेचर कितना है अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, है ना। मतलब कुछ जगह पर ज्यादा कुछ जगह पर कम, लेकिन एवरेज की बात करेंगे तो कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो एवरेज टेम्परेचर अभी कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो राइज इन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे ये एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगी डिजीज होती जाएगी, है ना। ठीक है, तो हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है अर्थ का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसमें गैसेस जो है वो कौन कौन सी टेम्परेचर इंक्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CH3 है, ये क्या है अर्थ एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज के लिए ये गैसेस रेस्पॉन्सिबल है। कैसे, तो स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है ओजोन की लेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है ओजोन डिप्लेशन वाला पॉइंट, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या प्रेजेंट है ओजोन लेयर। ओजोन जो है ये भी दो टाइप की होती है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। गुड ओजोन तो ये स्ट्रेटोस्फीयर वाली, और बैड ओजोन क्या है जो ट्रोपोस्फीयर में जो प्रेजेंट होती है वो क्या है बैड ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओजोन की लेयर प्रेजेंट होने के कारण जो यूवी रेडिएशन जो है, कौन से रेज, यूवी रेज जो है वो क्या है डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आते, है ना। वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं किसके द्वारा ओजोन लेयर के द्वारा, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या कर रहा है हमें प्रोटेक्शन दे रहा है किससे यूवी रेडिएशन से, ठीक है। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो जो ओजोन जो मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में कौन जुड़ता है नेसेंट ऑक्सीजन, और किसका फॉर्मेशन होता है O3 का। और उसी तरह से O3 भी है जो फिर किसमें टूटता है O2 और O में, ठीक है। तो इस तरह से ओजोन का बैलेंस बना रहता है किसमें स्ट्रेटोस्फीयर में। और जब तक इनका बैलेंस बना है तब तक तो वो लेयर क्या है वहां पर प्रेजेंट है, और जैसे फिर इनका बैलेंस बिगड़ता है तो फिर वो लेयर क्या होनी शुरू होगी डिस्ट्रॉय होना शुरू होगी, है ना। अब ये ऑक्सीजन जो है मतलब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो किसमें टूट रहा है टू नेसेंट ऑक्सीजन में। फिर वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ में जुड़ रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है O3 का। इसी तरह से O3 भी क्या है फिर O2 और O में टूटता है, ये वापस चलता रहता है ना। एक तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बैलेंस बना रहता है। अब इसका बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है, ये जो हमने जो रिएक्शन लिखी थी इनका बैलेंस अभी बिगड़ गया है, किस कारण से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन गैसेस के कारण क्या है बैलेंस बिगड़ गया। कैसे, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन को तोड़ देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या निकलता है क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो क्या करता है ये ऑक्सीजन डिप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और फिर ये जो है वो किसके साथ में जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ में, और किसका फॉर्मेशन करता है O3 का, ठीक है। और फिर जो है वो ये जो O3 जो है ये किसमें टूट रहा है O2 और O में टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर O2 और O में टूट रहा है, और O को जो है वो कौन रिलीज कर रहा है ये क्लोरीन का क्लोरीन। तो इस तरह से ये जो है वो रिएक्शन जो है वो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है ज्यादा फेवर की जा रही है किसके द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये रिएक्शन ज्यादा फेवर की जा रही है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है ओजोन जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है कम हो रही है,
और ओजोन जो है वो कंटिन्यूसली कम होगी, तो वहां से वो लेयर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अभी थोड़ा सा होल तो देखा जा चुका है, ठीक है, ओजोन होल जो है वो हो चुका है, जिसके कारण यूवी रेज जो है वो क्या कर रही है, अर्थ सरफेस पर आ रही है। अब यूवी रेज अर्थ सरफेस पर आएगी तो कई सारे डिजीज कॉज करती है, जैसे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, आई डिजीज, आई प्रॉब्लम, इसके अलावा म्यूटेशंस, यानी कि डीएनए में चेंजेस के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, यूवी रेडिएशंस। तो यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ पर किसके कारण आ रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो एयर कंडीशनर्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास ये ओजोन डिप्लेशन वाला प्रोसेस टॉपिक पूरा हुआ। ये ध्यान में रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कल भी मैंने एक पॉइंट लिखा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में पास हुआ था, इसके लिए ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए। बच्चों को डाउट हो तो बोलो। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 5 बजे सर। 5 o'clock, मतलब नहीं 5:15, मतलब अभी खत्म होगी ये क्लास। अच्छा 5:15 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बाद में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाकी 5 मिनट का। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके साथ में पढ़ लेंगे। इसकी पीपीटी मिल जाएगी आज या कल में। क्वेश्चन जो होमवर्क में है वो आप लिख लो और पढ़ते रहना, क्योंकि अभी नहीं पढ़ पाए तो बाद में नहीं पढ़ पाओगे। पहला क्वेश्चन, ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन आने लायक है पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और तीसरा क्वेश्चन है, तो आप ओजोन डिप्लेशन के बारे में आप पढ़ के आओगे, ठीक है। इसको डाउट हो तो पूछो। किसी को कोई डाउट अब तक जो हमने पढ़ा उसमें?